हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो बस अब मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज बंद हो जाए। कैसे हैं आप लोग? ठीक नहीं है? ठीक करने के लिए क्या किया जाए? छुट्टी कर दिया जाए? इतने छुट्टी तो मिल ही रहे, तुम्हें और क्या चाहिए? चलो हेडिंग डालोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। बस बस ठीक है, हो गया। हेडिंग डाल लो रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपने होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिया है। इसके बाद आपको पढ़ना है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? अब शांत। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है देखो। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ। मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था। एक रिएक्शन लिख के जिसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट समझाया था। उसमें मैंने रिएक्टेंट साइड में लिखा था CH3Cl। उसकी रिएक्शन मैंने कराई KOH से। तो जो प्रोडक्ट बना था CH3OH और आपके पास KCl बना था, यही बना था। तो जब आप बाहर से इस रिएक्शन को देखोगे, जब आप बाहर से इस रिएक्शन को देख रहे हो तो आपको केवल और केवल रिएक्टेंट दिख रहा है और प्रोडक्ट दिख रहा है। केवल कोई रिएक्टेंट दिख रहा है और आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। बीच में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं दिख रहा। कैसे हुआ ये रिएक्शन, कैसे बना ये प्रोडक्ट, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये आपको नहीं नजर आ रहा है। तो आपको केवल इनिशियल कंडीशन ऑफ रिएक्शन दिखती है, फाइनल कंडीशन ऑफ रिएक्शन दिखती है, लेकिन बीच में क्या हुआ ये आपको नहीं दिखता। और जो बीच में होता है वही रिएक्शन इंटरमीडिएट है। एक्चुअली क्या होता होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। यहां पे CH3+ बनेगा, Cl- बनेगा, यहां पे K+ बनेगा, OH- बनेगा। ये दोनों फिर आपस में टकराएंगे, ये दोनों फिर आपस में इनके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो आप देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई है, वो दिख नहीं रही आपको। फर्क यही है कि वो दिख नहीं रही। तो वही अब हमें देखना होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में क्या हो रहा है, उसी की स्टडी करनी है। और वही पूरा GOC है। मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है GOC के अंदर। GOC के अंदर रिएक्टेंट के साइड जो हो रहा होता है वही पढ़ना होता है। तो रिएक्टेंट में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग। अब वो होमोलिटिक भी हो सकता है, हेटेरोलिटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी एक एक करके इंटरमीडिएट क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर वालों ने तैयारी करने के लिए भेजा और उनको क्या दिख रहा है? बाहर से वही चीजें दिख रहा है जो दिखा रहे हो आप कि बहुत अच्छी चीजें चल रही है। यार छुट्टी हो रहा है, यही दिख रही है। घर वाले कह नहीं रहे पैसा बर्बाद हो रहा है तुम्हारा? अभी तक नहीं बोल रहे। चलिए अच्छी बात। हाँ, जैसे मान लो आपने तैयारी स्टार्ट की, वो लोगों को दिखेगा। आपने तैयारी फाइनल की, वो लोगों को दिखेगा। बीच में क्या हुआ है किसी को नहीं दिखेगा। बीच में आपने कब सोए, कब जगे, कितना मेहनत किया है, किसी को नहीं दिखेगा। सेम रिएक्शन के साथ है। ये जब स्टार्ट होगा सबको दिखेगा रिएक्टेंट, जो बन जाएगा सबको दिखेगा प्रोडक्ट, लेकिन बीच में क्या हुआ किसी को नहीं दिखेगा। और बीच में बहुत सारी अनस्टेबल चीजें बनेंगी, बीच में बहुत सारी अनस्टेबल चीजें बनेंगी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? अनस्टेबल स्पेशीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो रिएक्शन के बीच में बनता है एंड गेट्स कंप्लीटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले वो खत्म भी हो जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का बस इतना काम है कि आपके प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करे, बस। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्टेंट के बाद बनता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो प्रोडक्ट बनने से पहले खुद ही खत्म भी हो जाएगा। और वो क्यों बनता है? क्योंकि प्रोडक्ट आसानी से बन पाए। प्रोडक्ट को आसानी से बनाने के लिए कुछ ऐसे अनस्टेबल स्पीशीज रिएक्शन में बनते हैं, उन्हीं अनस्टेबल स्पीशीज को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि CH3+ बन रहा था, यानी कि केटाइन बनेगा बीच में। अभी आपने देखा था Cl- बन रहा था, यानी कि एनाइन बनेगा बीच में।
कभी कभी क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा बीच में, तो बॉन्ड टूटने पे डिपेंड करेगा कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल स्पेशीज होते हैं। अनस्टेबल स्पेशीज ये बनते कब हैं? विच आर फॉर्म्ड, अनस्टेबल स्पेशीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ड्यूरिंग अ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन के बीच में ये बनता है। अनस्टेबल स्पेशीज हैं जो रिएक्शन के बीच में बनेगा। एंड गेट्स कंप्लीटेड बिफोर एंड गेट्स फिनिश्ड, और ये खत्म भी हो जाता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसकी सबसे खास बात यह है एंड गेट्स फिनिश्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीशन के पहले खत्म क्यों हो जाता है? कंप्लीशन के पहले खत्म हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल है। तो बनता ही क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करे। ये अनस्टेबल स्पीशीज का काम क्या है? प्रोडक्ट को आसानी से बना देता है, बस इसका यही काम है। तो अनस्टेबल स्पीशीज है विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड गेट्स फिनिश्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास 6 हैं। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको अभी पढ़ना है, दैट इज कार्बोकेटाइन। दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपको पढ़ना है वो है कार्ब अनायन। तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपके सिलेबस में वो है कार्बन फ्री रेडिकल। ये सारे के सारे अनस्टेबल स्पेसीज हैं, और अनस्टेबल स्पेसीज ये रिएक्शन के बीचों बीच बनते हैं और रिएक्शन खत्म होने से पहले खुद खत्म भी हो जाते हैं। फोर्थ है आपके पास कार्बीन, फिफ्थ है आपके पास नाइट्रीन, एंड सिक्स्थ है आपके पास बेंजाइन। नाइट्रीन और बेंजाइन जो है ये दोनों, ये लिख लीजिए, सिलेबस में नहीं है तो ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे इसके बारे में। कार्बीन भी डिटेल सिलेबस में नहीं है, बट इसके बारे में आपने कहीं एक रिएक्शन में सुनोगे, राइमर टिमन रिएक्शन। तो राइमर टिमन रिएक्शन, एक और रिएक्शन आप समझोगे, कार्बिलमीन रिएक्शन, सुना है? कार्बिलमीन रिएक्शन। तो राइमर टिमन रिएक्शन आरटीआर बोलते हैं, कार्बिलमीन रिएक्शन वो भी पढ़ेंगे आगे। तो आरटीआर के अंदर आपको आपके पास मिल जाएगा कार्बीन। लेकिन अपने को मेजरली कौन पढ़ना है? वो 3 जो ऊपर लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कार्बोकेटाइन, दूसरा है कार्बनाइन, और तीसरा है कार्बन फ्री रेडिकल। तो हमें इसी पे फोकस करना है। कार्बीन भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक रिएक्शन उसकी सिलेबस में दी गई है, आरटीआर, राइमर टिमन रिएक्शन। और नाइट्रीन और बेंजाइन दूर दूर तक नहीं है। तो यही आपके पास 3 मेजर हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनता है। इसका नाम में देखो ना, लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, यानी कि बीच में बन रहा है, और अनस्टेबल है इसलिए प्रोडक्ट से पहले खत्म भी हो जा रहा है। हेडिंग डाल लो कार्बोकेटाइन। हर फ्री रेडिकल में 7 to 8 पॉइंट्स हैं, और यही 7-8 पॉइंट आगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। कार्बोकेटाइन, जल्दी लिखो। तुम लोगों ने व्रत रखा था कि नहीं? कल रखा था? लड़कों में कौन रखा था ये बताओ मुझे। व्रत कौन रखा था कल? व्रत व्रत फास्टिंग, फास्टिंग रखे थे तुम लोग? अच्छी बात है, अगर आपने फास्टिंग रखी थी अच्छी बात है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है अच्छी लड़की मिले तो उसमें कोई बुरी थोड़ी बात है, अच्छी बात है। चलो भाई, उसके लिए खुद अच्छा पहले बन जाओ। हाँ, 6 आपको पढ़ना है। 6 में से पहला आपके पास है कार्बोकेटाइन। बस बस, निर्जला लिखने से बेटा मौत ही होगी। लिखो कार्बोकेटाइन। देखो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, कार्बोकेटाइन बनेगा कब?
कार्बोकेटाइन बनेगा कब? आ जाओ, आपके पास देखो, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी है, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा है, कार्बन और एक कोई जेड इससे कनेक्टेड है, कार्बन से कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है, Cl, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वहां जेड लिख दिया। कार्बन से जो कनेक्टेड है ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जेड की कंडीशन दी हुई है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम सबको पता है कि अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस किस पे आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी पे माइनस आएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आएगा। अब हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया, थोड़ा सा हीट किया, लो टेम्परेचर ही रखा, लेकिन 50-60 डिग्री पे हीट कर दिया। जैसे हम लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं और हमारे पास पोलर सबस्ट्रेट होता है तो क्या केटाइन बन जाता है? कंडीशन लिखवा रखा है केटाइन कब बनता है, हमारे पास लो टेम्परेचर पे हो और पोलर सबस्ट्रेट हो, तो देखोगे आपके पास कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो गया। कार्बोकेटाइन कब बनेगा? कार्बोकेटाइन तब बनेगा जब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? माइनस बना लेगा, तो कार्बन पे कौन छोड़ देगा? प्लस। तो ये हो गया आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया। पहला स्टेप में आपको समझ आया, कार्बोकेटाइन बना। अभी देखो दूसरा पॉइंट अभी मैं लिखा रहा हूं, ये कार्बोकेटाइन बनता कैसे है अभी सिखा रहा हूं। क्या यहां पे कार्बन के 4 बॉन्ड थे, अब हीट किया होगा तो बॉन्ड टूटा होगा, तो 4 में से एक बॉन्ड टूट गया तो बाकी बचा 3 बॉन्ड, तो कार्बोकेटाइन में 3 बॉन्ड होते हैं। तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर ध्यान देना, कार्बोकेटाइन में 3 बॉन्ड बना होता है ऐसा, और एक प्लस चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, प्लस चार्ज ये होता है, यही है कार्बोकेटाइन। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बोकेटाइन में 4 बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज है, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है? व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? +1 बोल दोगे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मल चार्ज विल बी +1। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रहा हूं। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, जिसको जिसको डाउट होता है कॉन्फ़िगरेशन में, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं सबसे पहले कार्बन का लिखता हूं, कार्बोकेटाइन का कॉन्फ़िगरेशन बाद में लिखूंगा, पहले कार्बन का लिखता हूं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्या हम इंटरनल वाले कॉन्फ़िगरेशन पे कभी ध्यान देंगे? नहीं, इंटरनल का कोई रोल नहीं होता, हमेशा एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन का रोल होता है। तो हमेशा बनाओगे 2s2 और फिर क्या बना लोगे? 2p2। तो 2s2 बनाया और हमने 2p2 बनाया, ठीक बात है। कितने सिंगल बॉन्ड है वहां पे? तो कार्बन यहां पे तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन को बनाना 4 है, तो मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बट एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको हमने अलग अलग कर दिया, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां ले गए? यहां पे ड्रॉप कर दिया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वहां ले गए। अब एक्साइटेड स्टेट में देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड है बट एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कार्बन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बनाता ही नहीं है कार्बन के, कभी 2 बॉन्ड आपने नहीं देखे होंगे, कभी कार्बीन में होगा, आएगा, बट वहां भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता है, वहां भी ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, एक्साइटेड स्टेट में होगा, बताऊंगा। आइए नेक्स्ट, कार्बन, ये तो एक्साइटेड स्टेट है। अब मुझे देखना है कार्बन प्लस का, मुझे किसका देखना है? कार्बन प्लस, यानी कि कार्बोकेटाइन का। प्लस कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो हमने क्या किया, आउटर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन हमने आउटर से लॉस कर दिया है, बढ़िया। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा होगा कौन बॉन्ड बनाएगा? S और 2p। कार्बोकेटाइन में कौन बॉन्ड बनाएगा? 2s और 2p। एक S और 2p, तो एक S और 2p अगर बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। एक S और 2p, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। तो यहां पे जो चौथा आएगा दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्या है? दैट इज sp2। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो कार्बोकेटाइन है उसमें जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये वही तो है? भाई ये देखो 3 अनपेयर्ड दिख रहा है,
ये वही तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन कार्बोकेटाइन में जो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन कौन ऑर्बिटल से बन रहा है? तो कार्बन का 2s और 2 2p। कार्बोकेटाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है, कार्बोकेटाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लेकिन किसके किसके मदद से? तो एक तो आपके पास 2s ऑर्बिटल है और 2 क्या है? 2p ऑर्बिटल। तो एक 2s ऑर्बिटल की मदद से बना है और 2 2p ऑर्बिटल की मदद से बना है। यही 3 बॉन्ड वो बना है। अच्छा, क्या उसमें कोई लोन पेयर दिख रहा है आपको? देयर इज नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और आपके पास आ जाएगा 0 लोन पेयर। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है क्या? वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, तो यहां पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, देयर इज 1 वैकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखने से सब कुछ क्लियर हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन भी दिख गया, एक s और 2p sp2। अच्छा, आप मुझे बताओ ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये कौन से प्लेन में है? क्योंकि अभी मैंने बता दिया sp2 है, ध्यान देना, sp2 है तो क्या ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया होगा? sp2 के लिए क्या मैं लिख दूं? ज्योमेट्री क्या लिख दूं? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री या शेप इज इक्वल टू ट्राइगोनल प्लेनर। कोई सोच के बताएगा कि मैंने ज्योमेट्री और शेप को एक ही क्यों लिख दिया यहां पे? हालांकि एक नहीं होता है, एक ही प्लेन में होने से क्या होता है? ज्योमेट्री और शेप एक ही होता है जब लोन पेयर 0 हो। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही तो शेप होगा। ज्योमेट्री कैसे निकालते हो आप? ज्योमेट्री का मतलब होता है बॉन्ड भी देखना होता है, लोन पेयर भी देखना होता है। शेप जब देखना है तो केवल बॉन्ड, लोन पेयर छुपा लो तो आपके पास क्या आ जाता है? शेप आ जाता है। तो जब भी ज्योमेट्री आपको लिखना है तो लोन पेयर एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड, शेप लिखना होता है ओनली सिग्मा बॉन्ड। यहां पे मैंने लिखा ज्योमेट्री जो होगा वही शेप होगा, क्यों? क्योंकि है ही सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है ही नहीं यहां पे, तो यहां पे दोनों सेम हो जाएगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो प्लेन में आ गया, ये तो प्लेन में आ गया sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो कहां है? प्लेन में है। प्लेन से 180 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब फोकस बोर्ड पे देखना, फोकस बोर्ड पे देखना, ये px होता है, ये py होता है और ये pz होता है और ये s होता है। तो इसने तो sp2 बना लिया, ट्राइगोनल प्लेनर कर लिया, लेकिन ये प्लेन में हो गया तो वो कहां चला गया? pz में चला गया क्या? तो pz क्या परपेंडिकुलर होगा? तो कार्बोकेटाइन में वैकेंट ऑर्बिटल होता जरूर है लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कार्बोकेटाइन में वो वैकेंट ऑर्बिटल है और वो वैकेंट ऑर्बिटल जो है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि pz में चला गया हो। pz का मतलब प्लेन से बाहर आ गया, z का मतलब बाहर आपकी तरफ, एक्सिस, इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ज्योमेट्री और शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अच्छी बात है, इतना लिख लो। एक और लास्ट पॉइंट, कार्बोकेटाइन में मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने लोन पेयर है? 0 लोन पेयर है। तो कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ। 2 यहां पे, 2 यहां पे और 2 यहां पे, टोटल 6 हो गए। तो कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन हैज कितना इलेक्ट्रॉन? कार्बोकेटाइन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है इनकंप्लीट है? तो यहां पे मैं लिख दूं कि ऑक्टेट इनकंप्लीट। अच्छा बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल दें? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? तभी तो 8 होगा। तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, क्या उसको लुईस एसिड बोलते हैं? तो ये हो जाएगा लुईस एसिड, ये हो जाएंगे लुईस एसिड। ये हो गया आपके पास। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसके बारे में लिखो कि इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, डायामैग्नेटिक पता होता है क्या होता है? 0 नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग में हो तो वो डायामैग्नेटिक, और एक भी अगर अनपेयर्ड पाया जाए तो पैरामैग्नेटिक। इस कार्बोकेटाइन में देखो, क्या यहां पेयर है? क्या यहां भी पेयर है? क्या यहां भी पेयर है?
कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, 0 अनपेयर्ड, यानी कि डायामैग्नेटिक। तो 8वें पॉइंट में आ जाएगा कि कार्बोकेटाइन इज डायामैग्नेटिक। बस लिख लो फटाफट। जल्दी। हाँ, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन Z के पास चला गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस चार्ज आ गया, और यहां से पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसलिए प्लस आ गया। जब बॉन्ड में रहता है तो पार्शियल, जब बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीट चार्ज। ये हो गया आपके पास कार्बोकेटाइन के 8 पॉइंट्स। सुबह सुबह बारिश होती तो तुम्हें आने का मन करता है? मन करता है तुम्हें? क्यों, कि बारिश में कौन सी मजे हैं भाई तुम्हारे? माहौल बन जाता है। गधों, सुबह सुबह कौन पकोड़े खाता है यार, हद हो गई। मैंने तो ये सब खाना ही छोड़ दिया। मैं पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं ना? अगर नो बोलोगे तो लेट छोड़ूंगा, यस बोला करो। ऑनलाइन में देखते हो तुम, मेरे वीटी सर को बोलते नहीं, सब लोग टॉम क्रूज बोलते हैं। तुम थोड़ा चाचू अच्छो, तो वो अलग ही प्रजाति, पता नहीं। 2 साल से 2 बीमारी ऑनलाइन की जा नहीं रही है। एक तो लवली मैम पता नहीं कौन है, और एक ये चाचू पता नहीं किसने बोला चालू किया है। अरे पहले वो सर्वेश सर के पास गया, फिर उन्होंने हड़काया होगा वो गैंग को, वो मेरे पास आ गया। वो मैं हड़काता नहीं, तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं बाबू सोना करके पढ़ाता हूं। पढ़ लो। 8 पॉइंट हो गए यहां पे। सेम 8 पॉइंट आएंगे कार्बन फ्री रेडिकल में, और सेम 8 पॉइंट आएंगे कार्बन आयन में। उसके बाद आपका चालू होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जल्दी जल्दी, मैंने देख लिया लोगों ने 8वें पॉइंट तक पहुंच गए, जल्दी करो। मैं तो भाई अगले बेंच पे देख लूंगा, हो गया तो हो गया। देखो अगले बेंच पे 7वें पॉइंट पे हैं। तुम क्या कर रहे हो? किताबें लिख रहे हो तुम? कल यार बहुत भीड़ था पटना में, मैंने देखा हर मंदिर में भीड़ था कल, है ना। इस्कॉन में तो जाना ही अलाउड नहीं था। हम तो निकलते ही रात में 10:30-11 बजे। हाँ गए तो थे, सुधांशु सर तो जाना बनता भी है उनका, असली कृष्ण आदमी है। समझ रहे ना, जब मिले तो वो पूछना उनसे। कान्हा जी जानते हो? तो हमारे टीचर्स के कान्हा जी हैं वो। नहीं नहीं, अपना तो हमारा एक ही रास्ता, उसी रास्ते पे चलना है। डिफेंडर, अब तो मुझे लग रहा है डिफेंडर मिल ही जाए। अच्छा, अपनी वाली गाड़ी बेच दूंगा। हालांकि अगर मैं गाड़ी लूं 2-3-4 साल बाद तो डिफेंडर ही लूंगा। हाँ ले लेंगे, सब ले लेंगे। चलो तुम पढ़ लो। हो गया? कार्बन फ्री रेडिकल। वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में ध्यान रखिएगा, इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक और बात, हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल का रोल है या नहीं? सोच के बोलना। नहीं है? है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ
ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या sp3 नहीं हो जाता? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहा है वही हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक बार मैं आपको कहानी सुनाता हूं, तो लिखते रहो लिखते रहो, मैं कहानी भी सुना दूंगा हाथ हाथ। देखो इनऑर्गेनिक में क्या हुआ, वीबीटी आया, वीबीटी ने बोल दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसका रूल फेल हो गया, वीबीटी का रूल फेल भी हो गया। तब हाइब्रिडाइजेशन एक रूल लेके आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होगा, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, तब बॉन्ड बनता है। वीबीटी क्या बोला, वीबीटी ने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा, एस एस का बॉन्ड बनेगा, एसपी का बॉन्ड बनेगा, पीपी का बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये रूल फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन का रूल आया, हाइब्रिडाइजेशन ने बोला बॉन्ड बनने से पहले पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड नहीं बनता है। समझ में आया? जैसे आपके पास ये कार्बन में, ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में समझाता हूं, मान लो ये कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो वीबीटी ने बोला था कार्बन का 2p इसके 1s से ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बनेगा। कार्बन का 2p इसके 1s से ओवरलैप करके बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये रूल फेल हो गया, इसी मॉलिक्यूल में फेल हो गया था, है ना, इसी मॉलिक्यूल में फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि इसका ये 2s 1s ओवरलैप से बना है। देखो ना, कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, पहला बॉन्ड 2s हाइड्रोजन का 1s से बनेगा, बाकी के 2p हाइड्रोजन के 1s से बनाएंगे। तो एक 2s 1s से बन रहा है, ये वाला 2p 1s से बन रहा है, ये वाला भी 2p 1s से बन रहा है, ये वाला भी 2p 1s से बन रहा है। तो देखो यहां पे 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक 2s 1s वाला और एक 2p 1s वाला, 2 अलग तरह के बॉन्ड है। तो CH4 में 2 अलग तरह के बॉन्ड होने चाहिए, पर होता एक ही तरह का बॉन्ड है। क्यों होता है, इसी को हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कि ऐसे बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड ऐसे नहीं बनता कि कार्बन का 2s ले लो, इसका 2p ले लो, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसने बोला कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसका किसका होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। तो क्या हो गया, sp3 हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो ये कार्बन के पास 4 sp3 बन चुके हैं। आपको पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में जितना एटम पार्टिसिपेट करता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो यहां पे देखो कार्बन के पास 4 sp3 बना है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो sp3s है, कार्बन का sp3 और इसका s का ओवरलैप हुआ है। ये वाला जो बॉन्ड है sp3s के ओवरलैप से बना है, सिमिलरली sp3s के ओवरलैप से बना है, एंड सो ऑन sp3s को। तो चारों बॉन्ड सेम है इस तरह से। वीबीटी फेल बिकॉज उसने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, दैट इज रॉन्ग। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं हम वो वीबीटी तक बोला जाता है। वीबीटी के बाद सारे बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बॉन्ड बना रहे हो, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, जो बॉन्ड बना रहे बस वो वाले। लिख लिया जल्दी, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया ना। चलो, कार्बन फ्री रेडिकल, इसमें भी आपको 8 पॉइंट्स पढ़ने और फिर कार्बन आयन के भी 8 पॉइंट्स पढ़ने। लिखिए कार्बन फ्री रेडिकल, बोर्ड पे देखेंगे अभी, कार्बन फ्री रेडिकल। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनेगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा या नहीं होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। तो यहां पे लिखोगे सेम जेड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज ऑफ कार्बन। जितना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, जेड का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर दूं या लो टेम्परेचर दूं, फ्री रेडिकल के लिए पढ़ाया हुआ है हाई टेम्परेचर होना चाहिए या पेरोक्साइड होना चाहिए। तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा,
और यहां पे बेटा Z का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखो कार्बन फ्री रेडिकल भी बना, Z भी बना। अपना इंटरेस्ट कार्बन पे, अपना इंटरमीडिएट कार्बन वाला है। अब देखना सेकेंड पॉइंट इसका स्ट्रक्चर, क्या उस स्ट्रक्चर में भी कार्बन के 3 बॉन्ड ही? भाई जैसे कार्बोकेटाइन में 3 बॉन्ड बन गया था, वैसे यहां भी 3 बॉन्ड है। कार्बोकेटाइन में क्या प्लस चार्ज आ गया था, और यहां पे क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 है, 1 है, -1 है। गधों बताया हुआ है फॉर्मल चार्ज निकालना। कार्बन के पास ओरिजिनली कितना होना चाहिए था? 4। अभी कितना है? 4। अरे भाई 3 बॉन्ड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 का 4 है। फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? और अगर फॉर्मल चार्ज +1 होता तो लिखा होता +1 कार्बोकेटाइन में, और अगर कार्बोनाइन में आगे देखोगे फॉर्मल चार्ज -1 लिखा होता है, तो फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब मैं इसका कंफिगरेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कार्बन का सबसे पहले लिखा जाए ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास हो जाता है 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में तो देखो यहां पे 2s का है और यहां पे 2p का है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ग्राउंड स्टेट में यहां 2s है और यहां 2p है, यहां बॉन्ड नहीं बन रहा ग्राउंड स्टेट में। कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में ले जाके बनते हैं। तो कार्बन को एक्साइट कर दो, यहां का इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दो। तो 2s का इलेक्ट्रॉन देखोगे 2p में ट्रांसफर हो चुका है। 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में ट्रांसफर हो चुका है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये सेम ही तो है। कार्बन फ्री रेडिकल की जो हम बात कर रहे हैं, देखो उसमें से ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पहला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और यही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से, ये सिग्मा बॉन्ड नंबर 1 बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड नंबर 2 बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड नंबर 3 बनाया, और यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। आए समझ में? यही वो सिंगल और फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पे? पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्यों? अब आपने sp3 क्यों नहीं बोला? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों नहीं बोला? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहा है, तो यही तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक s और 2p ही तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक s और 2p बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बोल दूं? sp2। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो गया sp2। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ट्राइगो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। लोन पेयर है क्या? तो लोन पेयर अगर नहीं आएगा तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा। अगर लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, तो ज्योमेट्री और शेप sp2 होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अच्छा मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहां पे? 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, अच्छी बात है। 3 सिग्मा बॉन्ड के पास लोन पेयर बता दो कितने? एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा, तो 0 लोन पेयर आ गया, 0 लोन पेयर। मुझे बताओ वैकेंट ऑर्बिटल कितना है? इस बार खाली भी नहीं है, तो 0 वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। लेकिन आप मुझे बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 0 वैकेंट ऑर्बिटल है और इसमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करो, ये प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ गया, क्योंकि ये तीनों मिला के sp2 प्लेनर हो गया, और प्लेनर है तो ये pz है, और pz है तो प्लेन के बाहर चला गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो जैसे वहां वैकेंट ऑर्बिटल था, उसी वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छी बात है। 7th पॉइंट, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 3 है, 4 है? टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताओ। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात होती है 6, वो तो बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो अगर कोई आपसे पूछे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल में? 7। टोटल इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल दैट इज 7। 3 तो बॉन्ड बन गए, यानी कि 6 हो गया बॉन्डेड, और 1 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट, इनकंप्लीट है। अच्छा गौर से सुनना, ऑक्टेट इनकंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? 8 से कम है,
तो कम होने वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मुझे एक बात और बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल लिख दो, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। एक बात और, लुईस एसिड है या नहीं? इट इज नॉट लुईस एसिड। रीजन समझो, क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? 9 हो जाएगा ना, तो 9 तो नहीं बनाना होता है, तो इट इज नॉट लुईस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है बट लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को लुईस एसिड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? एक भी एक्सेप्ट कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। 8वां पॉइंट, क्या यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? ये तो पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग कर लिया, ये वाला अनपेयर्ड हो गया। अगर अनपेयर्ड हो गया तो पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है ये? मैग्नेटिक बिहेवियर है क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या? हाँ, सही बोला। डायामैग्नेटिक जो है वो रेपेल करता है। जैसे 2 मैग्नेट को लाओगे सेम पोल वाले तो रेपेल करते हैं, वैसे ही डायामैग्नेटिक रेपेल करता है मैग्नेट से, लेकिन पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चुंबक ले जाओगे इनके सामने तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए लिखिए, चुंबक मतलब ओरिजिनल वाला चुंबक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाला चुंबक। फटाफट से 8 पॉइंट लिखिए। आगे डी ब्लॉक में आपको पढ़ना है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 3 है। आपका इनऑर्गेनिक तो फट से खत्म हो जाता है यार, 2 चैप्टर इधर 2 चैप्टर उधर, खत्म। इनऑर्गेनिक बहुत सही चीज है पढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिक में यार 11 चैप्टर है तुम्हारे। ये चौथा चैप्टर चल रहा है आपका ऑर्गेनिक का, है ना? बेसिक हो गया, आईयूपीएसी हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, ये चौथा चल रहा है। इसके बाद 5वां होगा हाइड्रोकार्बन, जो बड़ा चैप्टर है। उसके बाद ऑर्गेनिक फिनिश नहीं होगा, ऑब्वियसली चैप्टर चलेंगे, जो है सब रिपीट होगा, बट मेन जो ऑर्गेनिक होता है दैट विल फिनिश्ड इसके बाद में। बट अभी यही बहुत चलेगा यार, इसी में बहुत है। एक लेक्चर कभी तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मुझे। इस संडे को मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बोला था, इन्होंने गधों ने मना कर दिया। छुट्टी, हाँ छुट्टी भी होगी तुम्हारी। नहीं नहीं, अगले संडे को तो मैं खुद ही बोल दूंगा, तुम ही आ जाओ। कहाँ किसी को बोलना, आना, लाइट ऑन करना, मैं आ जाऊंगा, पढ़ा दूंगा, चला जाऊंगा, सिंपल कहानी। कौन इसको इतना हेडेक क्यों पालना है? ठीक है, अगले संडे को तो पक्का है। इस संडे को मैंने ऑनलाइन वालों को दे दिया टाइम, ये संडे मैंने अपना कुर्बान किया, क्योंकि मैं गया था ना घूमने 4-5 दिन की छुट्टी पे। तो जिंदगी है बेटा, इधर से ना उधर से लेगी। समय क्या डाउट है बताओ? 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाता है, पैरामैग्नेटिक। आपने पढ़ा होगा ना, एक मच्छर काफी है, वैसे ही एक अनपेड इलेक्ट्रॉन काफी है पैरामैग्नेटिक के लिए। जल्दी करो जल्दी करो, हो गया लग रहा है, हो गया ना? तुम्हारा कैसे हुआ? जब हम पढ़ा रहे थे तुम लिख रहे थे क्या? लिखा मत करो, टैलेंट, अपना अपना टैलेंट है बता। पटना का ताज ऑपरेशनल हो गया भाई, ताज होटल ऑपरेशनल हो गया, मतलब चालू हो गया वो। मैं गया था, अच्छा है, ठीक है, मतलब पटना के हिसाब से ठीक है। पटना में स्टारबक्स खुल गया यार, नाइस थिंग। कल ही मैं गया था स्टारबक्स में, अच्छा था, कूल है, मतलब ऐसा वाइब ठीक है। वहां पे आराम से 1.5-2 घंटे में बैठ के आया था लैपटॉप पे। फिर कॉर्नर सीट पकड़ लो, फिर देखो जो आ रहे हैं जा रहे हैं, वादियां हैं,
अच्छी चीजें दिखेंगी आपको। मतलब अपना काम भी करो। तो मैं उसी में बिजनेस की मीटिंग थी, वो भी निपटा दिया, बैठे बैठे सब हो गया। बट अच्छा जगह है, बनाया अच्छा है, नया है तो अच्छा है। फिर 1 महीने में तो पान का पीक तुम भर ही दोगे, है ना। गुटखा उटका खा के रजनीगंधा वगैरह तुम फेंक ही दोगे उधर। चलो, पटना खराब है तुम्हारी वजह से, वरना ये बहुत अच्छा हो सकता है। हो गया। और क्यों खराब है पता है? लिफ्ट में लिखा हुआ है कि 4 स्टूडेंट्स कैन गो। पहले तो किसी ने उसको 40 बनाया, फिर उसको फड़वा के दूसरा लगवाया गया, फिर अगले दिन देखा उसमें 14 बना हुआ है, अब फिर उसको हटवाया गया, नेक्स्ट टाइम वो 24 बना दिया किसी ने उसको। अब उसमें ऐसा सोचा हुआ है कि अब आगे पीछे 00 फिर 4 फिर डॉट डॉट डॉट, तब जाके तुम नहीं भर पाओगे। डब्बे में 4 लिखवाऊंगा अब अगली बार से। चलो, लिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, लिफ्ट टीचर्स के लिए है और लड़कियों के लिए है। समझ रहे हो? गलत क्या है इसमें? इसमें गलत क्या है भाई? हालांकि होना तो लड़कियों के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा सा तरस खा लिया, अब क्या करें। आपको पता है ना यहाँ के चाइल्ड सेफ्टी के हेड कौन है? सुधांशु सर। चाइल्ड सेफ्टी का हेड खुद चाइल्ड है। आप देख रहे हो? चाइल्ड सेफ्टी का हेड खुद ही चाइल्ड को बना दिया है। हम इतने मजे लेते हैं उनके उधर बैठ के, सर देखो चाइल्ड को दिक्कत हो रही है, बड़े वाले चाइल्ड को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बड़ा अच्छा है उनका। मैंने पूछा उनसे कि क्या चल रहा है आजकल चाइल्ड सेफ्टी में। तो कहते कि मैंने देखा नहीं काफी दिनों से। कहा देखने की जरूरत कहां पड़ेगी भाई, खुद ही चाइल्ड है। मतलब कितना सिस्टम ने सही सोच के दिया है कि सही दुख परेशानी समझ पाएंगे, है ना। कार्बनाइन लिखो। कार्बनाइन में कैसे बनेगा? पहला स्टेप नंबर 1 कार्बनाइन का बनेगा। अगर जो जेड है बेटा, यहां पे कार्बन से जुड़ा हुआ जो जेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये वाला जेड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कार्बन इस बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए। तो अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो बताओ डेल माइनस कहां जाएगा? कार्बन पे। और डेल प्लस कहां आएगा? जेड पे। अब मुझे क्या करना है, इसको लो टेम्परेचर पे हीट कर देना है। हीट करना है बट लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें पता है कार्बोकेटायन एनायन बनाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्री रेडिकल के लिए केवल हाई टेम्परेचर था। अब जब बॉन्ड टूट गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। बोलो समझ में आया? इसीलिए बोला था जब भी कार्बन पे माइनस दिख जाए लोन पेयर समझ जाना। हमें समझे? जब भी कार्बन पे माइनस दिख जाए लोन पेयर समझ जाना। प्लस जेड से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, यानी कि जेड पे क्या आ गया? प्लस। अब मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, क्या बेटा टेट्राहेड्रल इसी तरह से होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। और कार्बन पे माइनस चार्ज भी दिख रहा है, माइनस दिखा दो। मुझे बस ये बताओ फॉर्मल चार्ज कितना है यहां पे? -1। आप इलेक्ट्रॉन से निकाल के देखो कार्बन के पास होना कितना चाहिए था, अभी है कितना? 1 2 3 4 5। तो 4 होना चाहिए था, 5 हो गया, मतलब एडिशन हो गया, ऐड हो गया, फॉर्मल चार्ज -1। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड पे देखोगे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो बड़ा सिंपल है, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 किसी काम का नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनता यहां पे ग्राउंड स्टेट में। मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गया ताकि ये 4 बॉन्ड बना पाए। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। बढ़िया। अब माइनस की वजह से क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया? जैसे कार्बन प्लस में क्या हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था, कार्बन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे हमने गेन करा दिया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। अब देखो बड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों को कि हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आके ऐड होता है और हम यहां अंदर ऐड कर रहे हैं, क्यों? ऑफ वाउ प्रिंसिपल आएगा वहीं पे,
बट वो वापस से रीअरेंज होके अंदर चलाएगा, क्योंकि हमें अफबाउ नहीं है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है कि पहले पूरा भरेगा और वापस से जीरो से यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप हुंड्स बोलो, पॉली बोलो, अफबाउ बोलो, तीनों का मिक्सचर है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा, आएगा वहीं पे बट वापस रीअरेंज होके यहां पे आ जाएगा। खैर, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया माइनस। अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या ये बॉन्ड बना रहा है? लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है भाई, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है ना, पेयर्ड। पेयर्ड मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है। सिमिलरली ये भी, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो अब मुझे बताओ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। एक एस और 3 पी हो गया है क्या? ये चारों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब sp3। sp3। अच्छा, उसके बाद देखो sp3 में ज्योमेट्री अलग आएगा इस बार और शेप अलग आएगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो गया। लोन पेयर वाला ज्योमेट्री हो जाता है, लोन पेयर के साथ वाला ज्योमेट्री होता है। तो लोन पेयर के साथ वाला देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और चौथा यहां पे लोन पेयर दे रहा है। लोन पेयर के साथ वाला क्या दिख रहा है? टेट्राहेड्रल। ऐसा अगर हो तो टेट्राहेड्रल बोलते हैं। चलो, तो ज्योमेट्री क्या होगा आपके पास? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आपको शेप देखना हो, तो जब जब शेप देखना होता है तो लोन पेयर भूल जाना होता है। लोन पेयर भूल जाओ। अब लोन पेयर भूल जाओ तो क्या ये ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है? दिख रहा होगा पिरामिड की तरह ऐसा, और ट्रायंगल के शेप में पिरामिड है। तो अगर लोन पेयर भूल जाओगे तो शेप आ जाएगा, और शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है? लोन पेयर के साथ टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर छुपा दो तो ट्राइगोनल पिरामिडल। दिस इज द ज्योमेट्री और शेप। नेक्स्ट, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पे? 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने लोन पेयर है यहां पे? 1 लोन पेयर है यहां पे। कितने वैकेंट ऑर्बिटल है यहां पे? 0 वैकेंट ऑर्बिटल है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पे? तो यहां पे 0 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, वहां से भी दिख रहा है कि टोटल सम करने पे कितना आ रहा है? 4। 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। चलिए, अब देखो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 0 वैकेंट ऑर्बिटल, 0 फ्री इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास टोटल? कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। जब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन में कितने हैं? 8। आया? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है इस बार। ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस चार्ज है और लोन पेयर है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन रिच है? तो ऑक्टेट कंप्लीट है और माइनस चार्ज होने की वजह से या लोन पेयर होने की वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ध्यान देना, ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? लोन पेयर है ना, डोनेट कर सकता है। और मैंने बताया था कि जो स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वही डोनेट करता है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, वही डोनेट करेगा। तो क्या ये लुईस बेस हो गया? अच्छा, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो लिख लिए इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? सारे पेयर्ड है यहां पे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज डायामैग्नेटिक। बस लास्ट ध्यान देखना, कई बार पूछा जाता है कार्बन आयन में एंगल कितना है? क्यों 120 क्यों हो जाएगा कार्बन आयन में? अगर ज्योमेट्री है कार्बन आयन का, ध्यान दीजिए, अगर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है, तब तो 150 डिग्री होता है, या फिर आप बोलते हो 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना? लेकिन अगर पिरामिडल हो गया तो क्या वीएसीपीआर थ्योरी लगेगा? पिरामिडल हो गया तो क्या लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है? और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन से पहले ये सिकुड़ जाएगा। यही तो होता है, लोन पेयर बॉन्ड पे पहले ऐसे था, अब रिपल्सन दबाएगा तो क्या ऐसे हो जाएगा? तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि 107 हो जाएगा, है ना? वो अमोनिया में हो जाता है 107, वो वाटर में 104 होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, हर मॉलिक्यूल में अलग होता है ना? हम कभी नहीं बता सकते कितना इलेक्ट्रॉन है। ये है कि 109 से कम हो जाएगा। पहले 109 पे था, अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन हुआ तो क्या हो गया? सिकुड़ जाएगा।
इट इज लेस देन 109.5। हम नहीं बता पाएंगे कि 106 107 है, वो हर मॉलिक्यूल में डिपेंड करेगा कितना रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल केवल और केवल रिपल्सन पे थोड़ी डिपेंड करता है भाई, इसके साइज पे भी डिपेंड करता है, उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। चलो लिख लो। तो कभी ये ना बोल देना कि बॉन्ड पे लोन पे रिपल्सन लग रहा है तो 2 डिग्री कम हो जाएगा। ऐसा अमोनिया में होता है, ऐसा वाटर में होता है, हर जगह नहीं होता। वो भी 107 बस दिखाने के लिए बोल दिया जाता है, 107 होता नहीं है, 106.93 समथिंग होता है, ठीक है ना। चलिए लेस देन 109 होगा ट्राइगोनल पिरामिडल में। रीजन लिख लीजिएगा, VACPR, VACPR। और VACPR में आपके पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है। इस बार का टेस्ट रिजल्ट आया नहीं आया? आ गया? यार कैसे लोग हैं टेलीग्राम बैन होने वाला है, पता चला? क्या तो करते हैं यार, गधे लोग, कुछ भी करते हैं यार। चलो जो भी हो, बैन के साथ ही ऐप ही बैन करके हम लोग बन जाएंगे विश्व गुरु, पता है तुमको। टिकटॉक बैन कर दो, विश्व गुरु बन जाएंगे, ठीक है। फिर लाइक ही बैन कर दो, और जितने गधे तरह के ऐप है, वो क्या है, हस्ती मस्ती पता नहीं क्या क्या है उसका नाम, वो सब चल रहे हैं। काम का ना ग्रुप है, उसको हटा रहे हो। कई लोग कह रहे हैं कि सर इसमें व्हाट्सएप की चाल है, ये टेलीग्राम को बैन करना। ऐसा थोड़ी होता है यार, खाली इंडिया में बैन करने से थोड़ी ना टेलीग्राम को फर्क पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम अपना कहीं और चला रहा है, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है ना। इट इज टेलीग्राम इंडियन ऐप नहीं है, आपको पता है ना। इट इज अ रशियन कंपनी, फ्रांस में है, रसिया में उसकी वो है, वहां से ऑपरेट होती है, ठीक है। यूजर्स इंडिया के हैं सबसे ज्यादा। इंडिया में बैन हुआ तो उसको झटका लगेगा, बट हाँ ठीक है, उतना चलता है। उतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। एक आया था इंडिया का व्हाट्सएप, क्या तो नाम था उसका, लाइक लाइक या हाइक, हाइक, यस हाइक, इंडियन व्हाट्सएप था वो। हमने यूज ही नहीं किया उसको, बंद हो गई बेचारी को। हाइक था उसका नाम। एक और है बड़ी अच्छी चीज जो आप लोग यूज नहीं करते हो, रेडिट। रेडिट जानते हो, सुना होगा, बहुत अच्छी चीज है ना। स्कॉलर्स के लिए अच्छी चीज है ये। कबाड़ा है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से हटके रेडिट है, और ऑथेंटिक चीज है। कोरा भी बेकार हो गया कई सालों बाद, मतलब 2019-20 तक कोरा बहुत अच्छा था, ऑथेंटिक चीजें मिलती थी। अब तो कोरा पे कुछ और ही मिलता है। कोरा पे लिखते हैं लोग, हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड प्लीज सजेस्ट। अब उसको बैन करो यार, अब उसको बैन नहीं करते, क्या करोगे। रेडिट इज ठीक है, बचा हुआ है। रेडिट को भी खराब करेंगे लोग, मुझे पूरा विश्वास है भारतीयों पे। हो रहा है ना, तुम्हारे जैसे लोग पहुंचेंगे, जरूर होगा। तुम बदलो बेटा, हो गया। चलो, तो कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास आता है, लिखो। हाँ बॉन्डेड है ना, सारी बॉन्डेड है। कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है आपको, बताओ जरा। लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब होता है जब सामने कोई वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हो, तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं। लोन पेयर है तो दे सकता है। चलो, हाँ सबको बॉन्ड, वो बॉन्ड बना रहा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बना रहा है, इसलिए बॉन्ड पेयर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल हो गया। लिखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आपका जीओसी चालू करने वाले हैं अब, ठीक है। सारे पाप आपके धुल गए पुराने, अब स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या होता है, बोर्ड पे देखो सब लोग, आपने ऑर्गेनिक पढ़ा और ऑर्गेनिक में मैंने आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ाए। अब पानी ठीक है, लो, तुम्हें बड़ा पता है, तुम स्वाद चखे हो गया तुम इसका, नहीं ठीक है। तुम्हारा स्ट्रगल अलग है भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ध्यान दो। अब यहां पे आपको कार्बन एटम दिख रहा होगा, यहां पे क्लोरीन एटम दिख रहा होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा होगा, और ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या बॉन्डेड एटम इसके पास चले जाएंगे? तो क्या यहां पे आप देख पा रहे हो कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? क्योंकि होना कैसा चाहिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होना चाहिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होना चाहिए था। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या क्लोरीन ने अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया? तो क्या आप देख पा रहे हो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। नेक्स्ट, एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी शायद आपको ना पता हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चार्ज, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, ये वाला चार्ज आगे की तरफ ट्रांसफर होता है और ये वाला पाई बॉन्ड उसके आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो यहां चार्ज आया तो डबल बॉन्ड आ गया, और वो पाई बॉन्ड टूट गया है तो सिंगल बॉन्ड होकर O माइनस हो गया है। तो यहां भी आप क्या देख रहे हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया क्या, या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया क्या एक जगह से दूसरी जगह? तो क्या होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो आप चार्ज पढ़ते हो, चार्ज फिक्स नहीं होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। आप पढ़े हो ना फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक थोड़ी होता है एक जगह। उसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठा नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक टेंडेंसी होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, शिफ्ट हो जाना। तो क्या होता है कई मॉलिक्यूल्स में पार्शियल शिफ्टिंग होता है। जैसे यहां पे देखो, इसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है बट इधर की तरफ झुक गया, वो टिल्ट हो गया। लेकिन यहां पे आप रेजोनेंस में आगे पढ़ोगे कि पूरा का पूरा बॉन्ड एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। देखो यहां पे, यहां इलेक्ट्रॉन था, पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, यहां का पाई बॉन्ड अगले एटम पे शिफ्ट हो गया। तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है फ्लो होने की। यहां पे देखो, कई बार पार्शियली फ्लो होगा, कई बार कंप्लीटली फ्लो होगा। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीटली फ्लो होना या पार्शियली फ्लो होना इलेक्ट्रॉन का, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और आगे जाके हमें पढ़ना है कंप्लीट फ्लो होना यानी कि रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मीजोमेरिक वगैरह, और पार्शियल फ्लो होना यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लिखो इसको, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग, पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टेंडेंसी है फ्लो करने का, फ्लो करने का मतलब शिफ्ट करने का। तो पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको बोलेंगे बेटा EDE, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आपके सिलेबस में बेटा वैसे तो 5 हैं बट पढ़ना 4 है, सिलेबस में 4 ही है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है आपके पास रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा आपको पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और चौथा आपको पढ़ना है, किसी को पता है, इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक एनसीईआरटी में दिया हुआ भैया, है ना। और चौथा, पांचवा जो है जो सिलेबस में नहीं है
वो है इंडक्टोमेरिक, है ना। स्टाइल मारने के लिए इंडक्टोमेरिक भी लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस की बाहर वाली चीजों से बेटा बाहर दूर ही रहना चाहिए, नॉट इन सिलेबस। तो अपने को ये चार पढ़ने हैं, यही जीओसी है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। कुछ इफेक्ट जो होते हैं वो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट जो होते हैं वो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं, है ना। तो आपके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो रेजोनेंस है और जो हाइपर कंजुगेशन है, ये तीनों के तीनों बेटा परमानेंट इफेक्ट है। मतलब एक बार मॉलिक्यूल में होगा तो वापस नहीं हो सकता, एक बार होगा तो हो गया, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट ये मॉलिक्यूल में काम करता है। लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रोमेरिक है, मेरिक है, वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि टेम्पररी इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट होगा और वापस से ठीक भी हो जाएगा, तो इट इज टेम्पररी इफेक्ट। अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये है बेटा आपके पास पार्शियल शिफ्टिंग। इंडक्टिव इफेक्ट में लिख लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां जो है बेटा आपके पास दिस इज कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में होता है कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले नोट करो, फिर समझाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये चारों इफेक्ट के बारे में समझना है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाएगा। कई बार क्या होगा, पार्शियली शिफ्ट होगा, कई बार क्या होगा, फुल्ली शिफ्ट हो जाएगा। तो वही चारों हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट लिख लो अच्छे से, तसल्ली बख्श, फिर इंडक्टिव में चलते हैं। और बड़े गौर से समझना है इंडक्टिव इफेक्ट में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक रॉड है मेरे पास, लोहे का रॉड है, बहुत लंबा रॉड है, ठीक है। मान लो उस गेट से इस गेट तक का एक रॉड है, लोहे का रॉड है, और मैंने उस गेट पे हीटर लगा दिया, रॉड पे, रॉड का जो एंड है वहां पे मैंने हीटर लगा दिया। अब मैंने वहीं पे टच किया तो ज्यादा गर्म लगेगा, कम गर्म लगेगा? और अगर मैंने वहां टच किया, कम गर्म लगेगा। मतलब जैसे जैसे दूर हो रहे हैं तो क्या गर्म कम हो जाएगा? जितना नजदीक है हीटर के उतना ही ज्यादा गर्म होगा। और जैसे जैसे हीटर से दूर जा रहे हैं गर्मी कम फील होगी। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग यूज करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट लिखे, पढ़े। पेन कॉपी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कॉपी मत छोड़ना, पेन छोड़ दो। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो ध्यान से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो क्या है, मैं 4 कार्बन बना रहा हूं, एक कार्बन ये अगले कार्बन से बॉन्डेड है, ये अगले कार्बन से बॉन्डेड है, ये अगले कार्बन से बॉन्डेड है, और यहां पे बेटा एक Z से बॉन्डेड है। और दिया गया है कि Z जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Z जो है हो सकता है क्लोरीन हो सकता है फ्लोरीन हो, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ध्यान देना, बोर्ड पे सब लोग, इधर उधर नहीं, बोर्ड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ, Z की तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए Z की तरफ। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो क्या डेल माइनस यहां चला जाएगा? बिल्कुल सही बात है। और अगर डेल माइनस वहां गया तो क्या डेल प्लस यहां आ जाएगा? डेल प्लस यहां पे कोई दिक्कत नहीं होता इस बॉन्ड में। अब अगले वाले बॉन्ड पे देखो, फोकस ऑन दिस बॉन्ड ओनली। ये येलो वाला बॉन्ड पे ध्यान देना जो मैं येलो से ड्रॉ किया। अब इस येलो वाले बॉन्ड में एक तरफ न्यूट्रल कार्बन है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन है। न्यूट्रल कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन का मतलब ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और न्यूट्रल कार्बन का मतलब ठीक ठाक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, और न्यूट्रल है मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है। तो देखो क्या इन दोनों में, क्या ये जो कार्बन विथ डेल प्लस है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। तो देखो इस बॉन्ड में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह एक्ट कर रहा है? डेल्टा प्लस, कार्बन डेल्टा प्लस। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो क्या इस पे डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस आ गया? डेल्टा प्लस का भी डेल्टा आ गया इसके ऊपर। अब इस बॉन्ड पे ध्यान देना, इन दोनों में क्या ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन? अगर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन।
तो यहां पे जो चार्ज आएगा, क्या वो डेल ऑफ डेल प्लस आ गया, उसका भी डेल प्लस। सिमिलरली अब इस बॉन्ड में देखो, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहां भाग आया, और यहां भाग गया तो क्या होगा, डेल ऑफ डेल प्लस। कुल मिला के मैं वही रॉड वाला एग्जांपल बोल रहा हूं कि ये एक लंबा रॉड है और यहां हीटर लगा हुआ है, तो क्या यहां ज्यादा हीट फील होगा? दूर गए हीट कम हो गया, दूर गए और हीट कम हो गया, और हीट कम हो गया, और हीट कम हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस, क्या ये ज्यादा होगा? भाई डेल्टा प्लस ज्यादा होगा गर्मी, उसके बाद गर्मी कम फील होगी, तो डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस और कम हो गया। अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस और कम हो गया, अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस सबसे कम हो गया। ये वही है बेटा, यहां हीटर लगा दिया है तो यहां ज्यादा गर्मी फील हो रही है, और जैसे जैसे दूर जाने गर्मी कम फील हो रही है। सिमिलरली यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है तो डेल प्लस ज्यादा है, बट यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो डेल प्लस कम हो गया, और कम हो गई, और कम हो गया, एंड सो ऑन। एक और चीज, क्या मैं अगर लिखता हूं डेल प्लस प्लस डेल ऑफ डेल प्लस प्लस डेल ऑफ डेल प्लस प्लस, ये चारों को मैं अगर सम कर देता हूं तो क्या वो डेल माइनस के बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यही माइनस चार्ज तो इसमें बटा हुआ है, यही माइनस चार्ज का प्लस चार्ज, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, यही तो चल रहा है वो। तो ये सारे प्लस को, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इन सारे प्लस को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल माइनस के बराबर हो जाएगा। ये दो रिलेशन आया। एक और चीज मैंने अभी अभी बोला कि भाई यहां पे टच करोगे गर्मी ज्यादा फील होगी, दूर जाओगे गर्मी कम फील होगी, और दूर जाओगे गर्मी कम फील होगी, और दूर जाओगे गर्मी कम फील होगी। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है? पास में है तो ज्यादा गर्मी फील हो रहा है, दूर में है तो गर्मी कम फील हो रहा है। पास में है तो चार्ज ज्यादा है, और दूर है तो चार्ज कम हो गया। तो पास में चार्ज ज्यादा होगा, दूर में चार्ज कम हो गया। क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया? यस। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, अभी समझाऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? अगर आप गौर से देखो तो ये पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही तो है। इंडक्टिव इफेक्ट में अलग कुछ नहीं है, ये दोबारा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचोगे, अभी मैं आज ही 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी गलत नहीं होगा। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ और सोचते हो, गलती होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको खींचना, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसी को तो खींच रहा है, तो यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़े थे। फिर देखो इन दोनों में क्या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचेगा। इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा। इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचेगा। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, 4 कार्बन और Z, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन? तो क्या यहां डेल माइनस आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? डेल प्लस। अब इस बॉन्ड में देखो, एक पे प्लस चार्ज, एक पे न्यूट्रल है, कौन खींचेगा? प्लस वाला, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये खींचेगा। तो ये खींचेगा तो ये अपनी तरफ खींच लिया, तो यहां पे आ गया इससे भी कम पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में कौन खींचेगा? ये वाला प्लस चार्ज वाला, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो डेल ऑफ डेल प्लस। इन दोनों में कौन खींचेगा? तो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास। समझ में आया? तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। अब ध्यान से देखना, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या सिग्मा बॉन्ड पे है या पाई बॉन्ड पे पढ़ा रहा हूं? सिग्मा बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर से सुनना, क्या? अच्छा, कंप्लीट शिफ्टिंग और पार्शियल शिफ्टिंग पहले समझ लो। पार्शियल शिफ्टिंग का मतलब उसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कंप्लीट शिफ्टिंग का मतलब यहां पे चला आता या बॉन्ड बदल जाता। जैसे रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है ना, दैट इज कंप्लीट शिफ्टिंग। बट यहां पे क्या है, उसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बस एक तरफ टिल्ट ही तो हुआ है, उसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड वही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वही है, बस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट ही तो हुआ है।
तो क्या समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट कि इट इज पार्शियल शिफ्टिंग। पहली बात, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उधर शिफ्ट हो रहा है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आता है पार्शियल एंड, ध्यान से देखिएगा लिख रहा हूं परमानेंट शिफ्टिंग। क्या सही लिखा या गलत लिखा? क्योंकि एक बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बार इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो दोबारा ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वापस इधर आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमानेंट इफेक्ट है। जैसे मान लो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ये एक बार इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो खींच लिया, माइनस आ गया यहां प्लस आ गया, ये ऐसे ही रहेगा अब जिंदगी भर। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज पार्शियल शिफ्टिंग एज वेल एज परमानेंट शिफ्टिंग। पार्शियल शिफ्टिंग क्यों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसी में। अगर इलेक्ट्रॉन उसी बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन उसी बॉन्ड में रह जाए तो उसको बोलते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। तो पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा या पाई बॉन्ड? सिग्मा। तो पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी को क्या बोल देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियल भी होगा, परमानेंट भी होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, इसी को क्या बोल देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है पाई इलेक्ट्रॉन की? कभी भी ये पाई में ऑपरेट होगा? नहीं। तो इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन सिग्मा बॉन्ड, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन सिग्मा बॉन्ड। ये हमेशा हमेशा एप्लीकेबल होगा सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में नहीं होगा। और लिख लीजिए यहां पे नॉट इन पाई बॉन्ड, अब साथ साथ में आप लिख सकते हैं। पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ऑलवेज 3 पॉइंट है, एक और कौन सा है? सही याद दिलाए तो। पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग हो गया, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। हाँ, अब ध्यान दोगे बोर्ड पे, क्या मैंने समझाया है कि जो नजदीक है वहां गर्मी ज्यादा फील होगी, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं गर्मी कम फील हो रही है। तो जो पास में है उस पर चार्ज ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं चार्ज कम हो रहा है। तो इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, या लिखो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अच्छा, डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड कर रहा है? क्या अगर डिस्टेंस कम है, देखो जरा, पास में है तो ज्यादा चार्ज है, डिस्टेंस कम है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस अगर कम है, पास में है, तो ज्यादा हीट है, ज्यादा चार्ज है, तो लिखोगे इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज्यादा है, डिस्टेंस कम यानी कि पास में है तो क्या इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब भी आपको बोला जाए कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यानी कि वो मैक्सिमम 3 कार्बन या रेयर केसेस में 4 कार्बन तक वैलिड होता है, इसीलिए मैंने 4 ही कार्बन बनाया था, अगर आप ध्यान दो तो। इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 3 कार्बन तक ही लगता है, इसके बाद इतना प्लस चार्ज कम हो जाता है कि खत्म के बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, लिखो वैलिड अप टू 4 कार्बन, वैलिड अप टू 3 या 4 कार्बन, इसके बाद ये 0 हो जाता है। जनरली ये 3 कार्बन के बाद ही 0 होने लगता है। पार्शियल शिफ्टिंग, देखो पार्शियल शिफ्टिंग किसको कहते हैं? जैसे मान लो एक बॉन्ड है ए और बी का, ए का बॉन्ड, ए का इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, बी का इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, ठीक है। मान लो कोई इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल गया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का टेंडेंसी होता है
कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, इसी को बोलते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड में था वही है, बस शिफ्ट हो गया, पार्शियल शिफ्टिंग। रेजोनेंस में पढ़ेंगे कि एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड में चला जाता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट शिफ्टिंग। ठीक है, अगर बॉन्ड ना टूटे और इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट हो जाए, टिल्ट हो जाए, इसको बोलते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। अगर बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह जा रहा है रेजोनेंस में, उसको कहते हैं कंप्लीट शिफ्टिंग। कंप्लीट शिफ्टिंग देखो, कंप्लीट शिफ्टिंग से टेम्पररी का कोई रिलेशन नहीं है। टेम्पररी का मतलब है अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है, हाँ, दूसरे जाता है और वो वापस टूट के फिर वापस बन भी जा रहा है, इसीलिए वो टेम्पररी है। इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास CH3OH प्लस KCl की रिएक्शन है, मान लो इलेक्ट्रोमेरिक कोई इफेक्ट नहीं होता, रिएक्शन में लगता है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन हो जाएगी CH3Cl प्लस KOH। ठीक है, ये यहां से यहां गया, ये वापस थोड़ी देर बाद ये वापस ये बन जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी कि टेम्पररी इफेक्ट है, थोड़ी देर के लिए लगता है, वो वापस वहां चेंज हो जाएगा। मैं माना कि बॉन्ड टूट के यहां जा रहा है, बट बॉन्ड टूट के वापस वो भी बन जाता है, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट लिख लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैंने YouTube के बच्चों का एक बड़ा अच्छा ट्रेंड पकड़ा है, आप उनको ना 3-4 घंटे पढ़ाओ जम के, ऑफलाइन वाली चीजें। कौन पढ़ेगा सर, बाद में देखेंगे, वन शॉट में। ठीक है, आप उनको डाल दो NTA लेटेस्ट रिप्लाई, 70-72 हजार लोगों ने देख रखा है, उसमें मुझे पता है उसमें कुछ नहीं है, पर लोगों को पसंद आ रहा है, पता नहीं क्या है यार। ऑनलाइन इज अ डिफरेंट गेम, जो समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कोई हाँ क्रैक नहीं हो पा रहा है, हो क्या रहा है वहां पे। बच्चों को लगता तो है समझ आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा होता है। ठीक है, हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो। आप देखो कि जनरली कमेंट्स वैसे होता है, सर वेरी गुड टीचिंग, सर फैंटास्टिक टीचर। कोई ये नहीं कहता है कि सर हमारा कुछ हुआ कि नहीं। तुम्हारी अंग्रेजी जो है ना गोर्जियस नहीं होता, पहले तो गोर्जियस। तुम्हारे अंदर से बिहार जा नहीं रहा है, देख रहे हो, गोर्जियस। ऐसा गोर्जियस बोलोगे तो साला रिजेक्शन ही होगा, तो एक्सेप्शन कहां से होगा इसमें, देख रहे हो। अगर तुम किसी को बोलो गोर्जियस लग रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कि जानवर उनवर की तारीफ हो रही है, ऐसे गोरिल्ला या कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है, गोर्जियस लग रहे हो सर। भाई थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए, गॉर्जियस होता है ना, लुकिंग गॉर्जियस, है ना, लुकिंग। अब हाँ, तुम लोग ऐसे बोलते हो फैंटास्टिक लग रहा है सर, फैंटास्टिक होता है थोड़ा सा, यू नो। मैंने माना कि अंग्रेजों ने हम पे जुर्म किया है, अब हम बदला नहीं लें, छोड़ दें उनको अब। ठीक है, आओ भाई इधर आओ, एक और केस लेते हैं। हाँ भाई हाँ, एक कानपुर ने तो जो बदला लिया हुआ है, कानपुर वाले तो अलग है भाई, है ना। फार्मूला 4 कार्बन है और एक जेड है, 4 कार्बन है और एक जेड है, ध्यान से देखना, 4 कार्बन एक जेड है। जेड जो है इस बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बजाय मैं बोल देता हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, कार्बन के पास। अगर कार्बन के पास शिफ्ट होगा तो क्या डेल माइनस आ गया, और यहां पे क्या डेल प्लस आ गया। अब देखो इस वाले बॉन्ड पे घूर के देखो, कौन देगा माइनस और कौन लेगा न्यूट्रल। तो जो देगा और ये लेगा, तो ध्यान देना, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट मारेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर धक्का मारेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन देगा क्या वहां डेल ऑफ डेल माइनस आ गया। अब इन दोनों में कौन देने वाला है, माइनस, तो क्या ये धक्का मारेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया डेल ऑफ डेल माइनस। क्या सिमिलर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। ये वही चीज है, अगर ये रॉड है और मैं यहां हीटर लगा रहा हूं तो पास में ज्यादा गर्मी फील होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे कम हो जाएगी।
तो क्या आपके पास आया कि डेल माइनस, है ना, ये ज्यादा बड़ा है, डेल ऑफ दूर जा रहे हैं तो कम हो गया, और दूर जा रहे हैं तो क्या और कम हो गया, और जैसे जैसे दूर चले गए तो बहुत कम हो गया है। बोलो ठीक है। और इस माइनस का पूरा सम करें तो क्या वो प्लस के बराबर आएगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल है तो डेल माइनस प्लस डेल ऑफ डेल माइनस प्लस, ये सारे माइनस चार्ज को अगर आप ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, डेल प्लस के बराबर, क्योंकि ओवरऑल क्या करना है, न्यूट्रल करना है। ठीक है। सेम कंडीशन वहां भी है, वो भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है। पास में रहेगा तो ज्यादा इफेक्ट लगेगा, दूर हो गया कम इफेक्ट लग रहा है। पास में है तो ज्यादा गर्मी है, दूर हो गया तो कम गर्मी है। पास में है तो ज्यादा इफेक्ट लगेगा, दूर है तो कम इफेक्ट लगेगा। छोटा डिस्टेंस है तो ज्यादा इफेक्ट लगेगा, दूर हो गया तो कम लगेगा। यही तो हमने पढ़ा है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हो गया कि नहीं? इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। चलो, इंडक्टिव इफेक्ट बेटे दो तरह के होते हैं। हाँ, हम समझ पा रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का होता है, एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं माइनस आई, और एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई। ध्यान से देखना बोर्ड पे, प्लस आई। अगर कोई एटम अपनी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, उसको क्या बोल देंगे, माइनस आई। और अगर कोई एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो क्या बोल देंगे, प्लस आई। देखो, ये वाला एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो क्या हो गया, माइनस आई। ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो क्या हो गया, प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई। माइनस आई में होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, और प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लस आई इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक नॉर्मल सा चीज बता दो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो क्या माइनस आई वाले मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे और प्लस आई वाले लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे, बस खत्म कहानी। माइनस आई वाले मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे और ये वाला क्या, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से होगा, माइनस आई प्लस आई। इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा था, यहां भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। बस ये कंडीशन है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई में नहीं लगता। अगर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, माइनस आई दिखाएगा। अगर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा हो, प्लस आई दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो मैं एक कंडीशन यहां पे देता हूं, मान लो कार्बन के साथ OH लगा है और दूसरा एग्जांपल है कार्बन के पास O माइनस लगा है। देखो बोर्ड पे सब लोग फोकस, मैं पूछ रहा हूं OH क्या दिखाएगा, माइनस आई की प्लस आई? गधों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो खींचेगा ना अपनी तरफ, अगर खींचेगा तो माइनस आई दिखाएगा ना। अब सोच के, O माइनस आई दिखाएगा या प्लस आई? भाई अब ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया ना, अब इलेक्ट्रॉन रीच हो गया तो डोनेट करेगा, अगर डोनेट करेगा तो क्या हो गया, प्लस आई। तो अभी इसी को पढ़ना है, सेम एटम है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक के पास माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये अभी देने लगा, अभी देने लगा तो प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बट इस पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। देखिए ध्यान से, कल पहले भी बताया था, एक तो ऑक्सीजन छोटा साइज, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, छोटा साइज, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो क्या अनस्टेबल है? छोटा साइज है, ऊपर से माइनस चार्ज, अनस्टेबल है, तो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को भी थोड़ी देर बाद वापस समझाता हूं। माइनस टाइप्स ऑफ इंडक्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे मान लो आपके पास कुछ एग्जांपल है, पारा बहुत सिंपल है, बोर्ड पे देखोगे लिखना मत वरना उड़ जाएगा। बोला जा रहा है ये वाला ग्रुप माइनस आई दिखाएगा या प्लस आई, जो मैं सर्कल कर रहा हूं,
बोर्ड से, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये वाला ग्रुप किससे लगा है? बेंजीन से। और बेंजीन में क्या है? sp2 कार्बन है। और आप ये वाला कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन है। अच्छा, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको नहीं पता है, याद करवा देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और फिर sp3 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है। क्या यही होता है? कोई मुझे वैल्यू बता पाएगा? 3.0, इसका 2.75, इसका 2.5। वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू याद रखिएगा। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बिना वैल्यू के काम हो जाता है, ऑर्गेनिक में वैल्यू याद रखना पड़ेगा। क्यों? इसकी कंपैरिजन sp3 नाइट्रोजन से होगी आगे जाके। 3.25, सॉरी 3.25 सही है। sp कार्बन का हो जाता है 3.25, 3.25, 2.75 एंड 2.5। अच्छा, अब मुझे बताओ, sp2 कार्बन है और यहां पे sp3 कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये वाला। तो ये खींचेगा, क्या ये डोनेट करेगा? तो जो डोनेट करेगा वो माइनस आई प्लस आई? प्लस आई। और जो खींचेगा वो माइनस आई। सिंपल। अगर मैं यहां से पूछूं OH, माइनस आई दिखाएगा प्लस आई? देखो ना, OH किससे जुड़ा है? sp2 कार्बन से। अब ये sp2 कार्बन ऑक्सीजन है, sp2 कार्बन 2.75 है ना, और ऑक्सीजन 3.5। और लिखाया होगा सर ने, पॉलिंग स्केल लिखाया होगा सर ने, वैल्यू है ना। तो sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.75। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना होता है? 3.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन हो जाते हैं? माइनस आई। और ये खींचेगा तो इसको देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो बेंजीन क्या दिखा रहा है? प्लस आई। अगर मैं यहां से पूछूं ट्रिपल बॉन्ड क्या दिखा रहा है? माइनस आई की प्लस आई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ये sp कार्बन हो गया ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 3.25। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी? sp2 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.75। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करना पड़ेगा? प्लस आई। उसमें मुझे बताओ, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन में कौन, ये क्या दिखाएगा? माइनस आई की प्लस आई? ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन आ गया तो ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है तो क्या इस पे माइनस आई आ गया और सामने वाले पे प्लस आई दे देगा? उधर आओ। फ्लोरीन क्या दिखा रहा है? माइनस आई प्लस आई? फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा वाला सबसे ज्यादा खींचेगा, और खींचने वाला माइनस आई। और क्या ये डोनेट कर रहा है? तो ये प्लस आई। इसमें देखो जरा, क्या ये sp2 कार्बन है और क्या ये sp3 कार्बन है? sp2 और sp3 में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2 खींचेगा, माइनस आई। ये डोनेट कर रहा है। इसमें आ जाओ, दोनों सेम है, sp2 दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कोई किसी से, दोनों बराबर है, तो इसमें ना प्लस आई ना माइनस आई। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आया तब तक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गया तो कहां से शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन? नहीं होगा। इसमें माइनस आई प्लस आई नहीं होगा। वहां बताओ, नाइट्रोजन है या sp2 कार्बन? यहां पे लगा हुआ है बेटा sp2 कार्बन, और यहां पे लगा हुआ है नाइट्रोजन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 कार्बन? देखो लिख देता हूं, आज के बाद यही लिख देता हूं, आज के बाद ध्यान रखना है, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा। अगर आपके पास sp नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 5.1। वैल्यू याद रखना है। अगर आपके पास बेटा sp2 नाइट्रोजन होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 4.1। और अगर आपके पास कोई sp नाइट्रोजन आ जाता है, नहीं sp3 नाइट्रोजन, तो उसका वैल्यू हो जाता है 3.0। इसीलिए sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। कई जगह आपने ये यूज किया होगा, शायद नहीं किया है, कोई बात नहीं, करेंगे। ठीक है, अब देखो, क्या ये sp2 कार्बन है? इधर वाला sp2 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो 2.75। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर नहीं है इसके पास। क्या ये sp2 नाइट्रोजन हुआ? और sp2 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो 4.1। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है?
तो क्या ये माइनस आई दिखाएगा? क्या बेंजीन प्लस आई दिखाने लगा है? सिंपल। ठीक है, उधर वाले में जाओ। sp2 बताओ जरा, सोच के बताना। इधर ज्यादा डबल बॉन्डेड है, ज्यादा sp2 है, इधर कम sp2 है, कम sp2 है तो दे देगा ज्यादा sp2, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह ट्रीट करेगा, माइनस आई। यहां पे एग्जैक्टली इक्वल था इसलिए माइनस आई प्लस आई नहीं हुआ। समझ में आया? मोर sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस आई। ऑक्सीजन आ गया तो माइनस आई, और ये आ गया प्लस आई। इसमें बता दो जरा, sp कार्बन है और नाइट्रोजन है, ध्यान से इधर वाला ध्यान देना, क्या ये sp कार्बन है और ये वाला sp3 नाइट्रोजन है? अगर आपको ध्यान दे, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, यहां पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दो 3.25, sp3 नाइट्रोजन का बता दो 3.0। समझ में आया? अगर sp कार्बन है और sp3 नाइट्रोजन है तो ये माइनस आई शो करेगा और ये प्लस आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये एसिडिक स्टैंड में पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन भी आगे आएगा। इसमें बता दो, सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड ओ? ऑक्सीजन आ गया ना, तो ऑक्सीजन में माइनस आई और ये क्या हो गया? प्लस आई। आपको क्या देखना है? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि माइनस आई, और सामने वाला डोनेट करना पड़ेगा तो उसको प्लस आई दिखाएगा। क्या क्लियर है? करें? चलो भाई जल्दी से, कहां से लिखना है? यहां से लिखना है, फटाफट लिखो। अब भी लिखो, अब भी। हाँ, 9th वाला एग्जाम्पल 7, 8, 9। देखो राइट हैंड साइड में एक sp2 कार्बन है और इधर 6 sp2 कार्बन है, तो ज्यादा sp2 कार्बन इधर है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है तो खींचेगा माइनस आई, कम sp2 हो गया यानी कि प्लस आई। 10th में ज्यादा होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए माइनस आई। सब पूछ लो तुम। 8 वाले में आओ। ये देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि लोन पेयर नहीं होगा। जब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर नहीं होगा। तो 1 सिग्मा दिख रहा है, 2 सिग्मा दिख रहा है, 3 सिग्मा दिख रहा है, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 नाइट्रोजन हो गया। sp2 नाइट्रोजन 4.1 ऊपर लिखवाया हुआ है, और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो क्या हो गया आपके पास? sp2 2.75 4.1। कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये माइनस आई। 7 में एक ही बेंजीन अगर रहता, 7 में क्वेश्चन है कि अगर एक ही बेंजीन रहता तो क्या होगा? माइनस आई या प्लस आई? बेटा माइनस आई या प्लस आई के लिए कार्बन से कोई एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे इससे OH लगा हो, या इससे Cl लगाओ, या इससे बेंजीन लगाओ, या इससे साइक्लोहेक्सेन लगाओ, है ना? देखो इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप दिखाता है, समझ रहे हो ना? वो जो Z लगा हुआ है ये दिखाता है इंडक्टिव इफेक्ट, ग्रुप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जल्दी लिखो, चलो फटाफट। हो गया क्या टाइम? अभी तो 10 ही बजा है यार। 10 10 10 तुम्हारी 10:15 से क्लास होती है, और हमें पता है सब। तो तुम लोग बहुत वो भी तो हो, अच्छे बच्चे भी तो हो, है ना? आज मैं सोचा था कार्बोकेटाइन तक पढ़ाऊंगा, गधे लोग। अब मैं ऑर्डर भी नहीं लिखा पाया, सोचो। कल है ना भाई क्लास यार? एक बात बता देता हूं, अगला संडे टेस्ट है या नहीं है? अगला संडे क्लास है, और सुबह 10 बजे है। कोई बोले ना बोले, कैसे आना, आना है, लाइट ऑन करना, बैठना है। हम आ जाएंगे 10 बजे, ठीक है? हाँ, एवरी संडे जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन क्लास है, 10 बजे ऑर्गेनिक क्लास है। बाकी कोई मास्टर आए दूर से भगा देना, ठीक है? वहां पे अब हम आएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। समझ में आया? हम आ जाएंगे, समझ में आया? चलो, हाँ टाइम हो गया। हाँ हाँ, इसीलिए ऑफ कर रहा हूं। तरुण सर इजी करा दूंगा उनको, रुको। चाइल्ड सेफ्टी में लगाता हूं उनको, है ना? आज चाइल्ड से चाइल्ड सेफ्टी ले लेते हैं हम लोग।
जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट से। मैंने सुना सुधांशु सर बहुत गुस्सा करते हैं तुम लोगों पे, ऐसा? बच्चों की जान लोगे क्या तुम?